देखना बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने देखा सेक्शन में कि ये फार्मूला मैंने देखा, ये मैंने डिराइव किया। अब ये जितने भी टर्म है 1 2 3 ये कंबाइंड है, इसलिए 1 ही टर्म मानेंगे। 3 टर्म है हमारे पास, तीनों को हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है ना, एक एक का हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहला नंबर इंटरप्रिटेशन, मतलब ये क्या, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यही चीज हमको देखना है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन के ईच टर्म को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन को देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं। ठीक, ये पहला टर्म, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, interpretation of first term, first, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ किसका करना है, इसका करना है, इसका करना है। ठीक, तो अब देखना, तो बताओ ये हम इसे क्या लिख सकते हैं। हम अभी माइनस लेके नहीं चलते हैं, ठीक है ना, माइनस बता दूंगा क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखना इधर, मैं इस बात को लिखूं अगर जे डॉट ई क्या है, डीवी है, इसको आप लिख क्या सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, जे डीवी डॉट ई लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। और आप बताइए, जो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ds इंटू ds लिख सकते हो, वॉल्यूम यही होता है ना, ds इंटू dl, एरिया इंटू लेंथ, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया, जे लिखा और ds इंटू कितना लिख दिया, dl लिख दिया, और हमारे पास ये क्या है, डॉट ई है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ सर, जो इक्वेशन आप लिखवाए थे उसमें ई डॉट जे वेक्टर था, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ई डॉट जे था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को चाहे आप ई डॉट जे लिखो या जे डॉट ई लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख सकते बस, ठीक है ना, वो तो पहले से भी जानते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हो, पता है नहीं आपको, जैसे ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी को बी क्रॉस नहीं लिख सकते ना, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लिखेंगे कब, जब माइनस लगा के, हाँ जब माइनस लगाएंगे तब, ठीक, वहां से कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये बात समझ में आई ना, तो आगे देखना, तो ये चीज मैंने लिख दिया। अब ये देखना क्या करता हूँ, जे डॉट कितना हो गया, जे डॉट डीएस को एक साथ लिखता हूं मैं, जे डॉट डीएस को मैं एक साथ लिखता हूं, उसके बाद डीएल वेक्टर लिख दिया, और आपको पता है आई विल बी इक्वल टू कितना होगा, जे डॉट डीएस होता है क्या, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो यहाँ डॉट लगा दो, यहाँ केवल मल्टीप्लाई जैसा साइन रहेगा, ये यहाँ पर, ठीक, तो आप लिख सकते हो इसे, करंट नहीं जानते, जे विल बी इक्वल टू आई बाई जी, वो
जे विल बी इक्वल टू आई बाई ए, तो जे विल बी इक्वल टू आई बाई, जानते हो ना, जे विल बी इक्वल टू, ऐसा पढ़े हो ना आप लोग, आई बाई ए, तो आई विल बी इक्वल टू जे इंटू ए, करंट डेंसिटी होता है। तो अगर ये ऐसा है तो हम इसको करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, वो करंट लिख सकते हैं। तो यहां मैं क्या लिख दूं, आई लिख दिया, ठीक, और डीएल भी है हमारे पास, और डॉट ई, ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब देखना मैं क्या लिखता हूं इसी के आगे। मैं यहां तक पहुंचा था ना, आई डीएल और कितना ई, ठीक, अच्छा। और तो आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है क्या, आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो मैंने आई की जगह मैं रखूंगा इसे डी क्यू इंटू डी एल बाई डी टी डॉट ई। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज व्हाट, ये वेलोसिटी है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, डीएल बाई डी टी ना। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, तो अब बताओ कितना हो जाएगा। अब ये डी क्यू इंटू कितना वी डॉट ई हो जाएगा, होगा ना, यानी ये क्या आएगा, डेल डॉट ई डीवी, ये इतना आ गया। अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इंटीग्रेशन लगाते हैं फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यही चीज समेशन में चेंज कर दूंगा, क्यू आई वी आई डॉट ई आई फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है, हम ये लिखते हैं, समेशन में लिखते हैं यही चीज, समझ गए। अच्छा, अब इसी को इक्वेशन नंबर ए देता हूं, एनी प्रॉब्लम, यहां पर लिख दो, ये तो यही है ना, जे डॉट ई डी वी, ये हो गया। अब ध्यान सुनना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, उस पर एक लॉरेंज फोर्स क्रिएट होता है। द लॉरेंज फोर्स experienced by the charge particle q in electric and magnetic field, तो कितना होता है बच्चों बताओ, यही तो पढ़े आप लोग, एफ ई प्लस एफ बी ना। और आपको पता है ये क्या होता है, क्यू ई होता है, और ये क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, याद आ रहा ना, होता है। अब देखिए, ध्यान सुनना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स, स्मॉल वर्क बताइए,
this force in displacing charge q through a small displacement dl, small displacement dl. तो dw will be equal to क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमको पता है, ये है, यहाँ रखता हूं। तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी इंटू कितना हो जाएगा, डॉट डीएल हो जाएगा। हम राइट। अच्छा अब बताइए, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू मैंने लिखा, अभी मैंने बताया था वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिखा डीएल बाई डी टी क्रॉस बी इंटू डीएल ना। देख हमारे पास फार्मूला है, देख लो, यही लाइन में दोबारा लिख लेता हूँ। टी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू डीएल वेक्टर बाई डी टी क्रॉस बी डॉट डीएल। अच्छा इसको अलग अलग कर लेता हूँ, डी क्यू ई डॉट डीएल प्लस क्यू हो जाएगा डीएल वेक्टर बाई डी टी क्रॉस बी डॉट डीएल, ठीक है ना, ये लिख दिया मैं। अच्छा अब एक चीज मैं और करता हूं, एक फार्मूला देखना भी, अगर ए क्रॉस बी डॉट सी है तो मैं इसे लिख सकता हूं ए क्रॉस सी डॉट बी कर सकता हूं, यानी सी बी को इंटरचेंज कर सकता हूं मैं। जब चेंज कर सकता हूं यहां मैं भी कर सकता हूं, यहां भी अगर वो फार्मूला चेंज कर सकता है तो क्यू विल बी इक्वल टू, मैंने डीएल बाई डी टी लिखा, ये वाला चेंज किया था, ये यहाँ ना, देखिए तो मैं भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ, डीएल लिख दिया और बाहर भी लिख दिया। और वैसे भी जानते हैं सेम वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो कितना होता है, जीरो होता है बच्चों, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा हमारा। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू ई डॉट कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, डी टी से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, क्यू ई इंटू डीएल बाई कितना, डी टी हो जाएगा, कर दू। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ये क्यू ई हो जाएगा, इसे मैं क्या कह लू, वी कह लू। और आप जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी मैंने लिखा, विल बी इक्वल टू क्यू लिखा, और v डॉट ई लिख सकता हूं इसी को मैं। अब देखिए फॉर ऑल चार्जेस, अभी केवल एक चार्ज की बात हुई, फॉर ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्क्रीट होगा, उसके लिए मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन आई क्यू आई वी आई डॉट ई आई, ये क्वेश्चन नंबर बी। अब बताइए कंपेयरिंग from equation, comparing the both equation a and b, दोनों को कंपेयर कर दीजिए आप। उसमें पहला क्या था,
याद करो, ये जो मैंने लिया था ये लिखा था, देखो J डॉट E dV will be equals to summation I Q I V डॉट E I I, यही तो था ना, याद करो, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था। ये राइट हैंड साइड के टर्म दोनों क्या है, सेम है क्या? तो जब सेम है तो बताओ मैं क्या लिख दूं? जब सेम है तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट E dV will be equals to d ओमेगा by dt। ये देखो, तो इंटरप्रिटेशन में ये टर्म निकला कि क्या, वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ये कह रहा है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस फॉर्म represent the rate at which work is done by electromagnetic field in displacement the charges within volume। इसका मतलब समझे, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट एट विच वर्क इज डन, कह रहा है कि रेट एट विच वर्क इज डन, वो रेट जिस पर वर्क हो जाए, किसके द्वारा, बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम, यानी किसी वॉल्यूम में जो चार्ज क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या किया जाता है, ये वर्क डन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस बात को डिपेंड करता है, यानी रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वर्क बाय टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, यही तो करता है ना। या ये भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या करता है, ये क्या करता है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी क्या कर गई, ट्रांसफर कर गई किसी वॉल्यूम में, किसी वॉल्यूम वी में कितने टाइम में एनर्जी क्या कर गई, ट्रांसफर कर गई, समझ गए ना। इस बात को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और माइनस साइन, इससे पहले जो माइनस साइन यहाँ लगा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था पता है, नेगेटिव एंड रिप्रेजेंट द नेगेटिव ऑफ रेट हीट एनर्जी प्रोड्यूस, नेगेटिव मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, माइनस इसी बात को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चों, ये बात हो गई, ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। अब सेकेंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे हम। interpretation of second term, या ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म क्या था राइट हैंड साइड का, ध्यान सुनना आप लोग, ये था डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ई डॉट डी
ई डॉट डी प्लस एच डॉट कितना बी इंटू डी वी। ठीक, ये है। इतनी बात समझ में आई? तो देख रहे हैं, इसको मैं क्या लिखता हूं, आपको पता है मैं स्टार्टिंग में लिखा था 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, लिखा था ना, डी, ऐसा लिखा था। और सेकंड मैंने क्या लिखा था, यूजम मैंने लिखा था एच डॉट कितना बी और क्या डी वी। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी था इन वॉल्यूम की, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, मैंने ये बताया था। ठीक, अच्छा अब देखना मैं क्या करूं, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। u विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस कितना um हो जाएगा। जब u प्लस um हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू मैं रख दूंगा 1/2 वॉल्यूम कितना, देखो ये e डॉट डी और ये कितना हो जाएगा एच डॉट बी टी वी। तो ये मैंने ये देखा, यहां से देखा मैंने, ये पहले भी जानते हैं और इस फार्मूले से भी आया है यही। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो u रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लिख लेता हूं तब बताता हूं। तो हाँ देखिए बच्चों, तो ये देखना कि क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी जानती है टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये पहले भी मैंने बता दिया, देखो इसको ऐड कर दिया, बस एनर्जी है। अब एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे, तभी दिखाता हूँ। ये वही चीज मैंने लिखा, दस यू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ये टोटल एनर्जी है, इससे पहले मैंने बताया था ना, and considered as a field energy, therefore u is known as electromagnetic field energy। ये फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हो गया इन वॉल्यूम v। a concept such as energy stored in the field itself। और क्या करते हैं, ये एनर्जी को क्या करता है, ये स्टोर करता है इन फील्ड इटसेल्फ। ठीक, तो आगे देखना, तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा, ये क्या था, u will be equals to 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रेशन e डॉट डी प्लस कितना h डॉट बी, ऐसा तो लिखा ना मैंने। तो इसको मैंने क्या किया, जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो v बचेगा, और ये सबको मैं इधर उठा लेता हूँ, v बचा 1/2 e डॉट डी प्लस कितना h डॉट बी, दिस इज व्हाट uem e डॉट डी प्लस h डॉट बी। ये क्या हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। ये क्या हो गया बच्चों, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। क्या बात है, देखो और क्वांटिक थ्योरम से यही सब रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। एक पहला रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया ना, ये एनर्जी डेंसिटी थी, इससे पहले ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब बचा थर्ड। यहाँ पे देखिए, हमको जो हमारा राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म था उसका इंटरप्रिटेशन देखना है। तो ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक, तो यहाँ देखिए ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो अक्रॉस द सरफेस। देखिए सरफेस है ना, तो ये क्या करता है, एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस सरफेस। ठीक, thus the surface integral of this, ये सरफेस इंटीग्रल है,
surface integral of E cross B over a closed area represent the amount of electromagnetic energy. एक क्लोज सरफेस एरिया में क्या करता है, अमाउंट ऑफ क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्रॉस करता है, क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस पर सेकंड, जो पर सेकंड क्या करता है, किसी क्लोज एरिया से क्या करता है, पास करता है. द वेक्टर E क्रॉस H इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर, यही तो मैंने बताया था ना, पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस H, याद करो. ये H will be equals to B by mu naught, मैंने ये भी लिखा था, H will be equals to E cross B by mu naught, याद करो, याद आ रहा ना. तो वही चीज है. तो अब जब ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंटिंग वेक्टर, मैंने कहा था यहीं से आता है, तो आया. अब यहाँ पे देखना आप लोग, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो दिस इक्वेशन सेज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी है यू. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम प्लस टाइम रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग आउट. ये P की जगह यस भी कर सकते, पॉइंटिंग थ्योरम है. थ्रू द बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू द पावर ट्रांसमिटेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये पावर है ना, transmitted into the electromagnetic field. This is the statement of conservation of energy in electromagnetism and is known as the Poynting theorem. So बात की एक बात, यही Poynting theorem को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ये लास्ट में यही है हमारा दिस स्टेटमेंट. पूरा पढ़ने के बाद दिस स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज नोन एज द Poynting theorem.